परिसीमन और परिसीमन बिल को लेकर पिछले 1 साल से चर्चाएं बहुत तेज हैं। परिसीमन वो आधार है जब जनसंख्या के आधार पर विधानसभा और लोकसभा सीटों का जो निर्धारण है वो तय होता है। यानी अभी देश में 543 सीटें हैं। अगर परिसीमन होता है तो उन राज्यों में जहां पर जनसंख्या अब बढ़ी है, जो पिछले परिसीमन के बाद उन राज्यों में सीटें जो हैं बढ़ेंगी। इसको लेकर लगातार दक्षिण के जो राज्य हैं उनके जो नेता हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार मानसून सत्र में परिसीमन बिल पेश करने वाली थी, लेकिन अब इसको टाल दिया गया है। अब ये शीतकालीन सत्र में ये बिल जो है पेश किया जाएगा सदन में। फिलहाल इस वक्त हम न्यूज रूम में बातचीत करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिरकार ये जो समय टला है मानसून सत्र से जो शीतकालीन सत्र पे गया है और परिसीमन के आने से क्या कुछ चीजें में बदलाव आएंगी, किन राज्यों में क्या प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या के आधार पर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में रोहित है हमारे साथ। रोहित, क्या लगता है इसका मतलब इसको एक्सटेंड पोस्टपोन क्यों किया गया पहले तो मानसून से? एक इसका पोस्टपोन करने की जो सबसे बड़ी वजह है, आपको इस तरह से बीजेपी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को देख के समझना पड़ेगा। बीजेपी अपने छोटे से छोटे इवेंट को, छोटे से छोटे बिल को, अपने सरकार के इवेंट को बड़ा बनाना चाहती है, ठीक है। और ख़ासकर तब जब देश में संसद की सीटों को बढ़ाने की बात चल रही हो। इस बार सीजेपी का कुछ प्रोटेस्ट, कुछ नीट पेपर लीक के इश्यूज़ ऐसे थे। अभी मैं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें इस बात का बहुत अच्छे से जिक्र है कि इस समय बीजेपी ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि बहस इस बात से शिफ्ट हो कि केंद्र सरकार पेपर लीक को लेकर जो है बहुत सख्त कानून ला रही है। तो अगर इसी सत्र में दूसरा बिल पेश होता है जो कि केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी बिल माना जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं, जैसा आपने भी कहा, तो नहीं चाहती है बीजेपी या एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती है कि अभी इस बात से मामला शिफ्ट हो कि जो है हम पेपर लीक को लेकर सख्त कानून ला रहे हैं और उसके इर्द गिर्द ही बातचीत चले, वो ऐसा ही चाहती है। दूसरा, अब आते हैं इस बिल पे, क्या इस बिल की ज़रूरत कितनी थी। देखिए, आज मैं एक लेख पढ़ रहा था शशि थरूर का, उन्होंने बड़ा अच्छा, क्योंकि वो कई देशों की विदेशों में संसदीय व्यवस्था देख चुके हैं, फॉरेन डिप्लोमेट के तौर पे भी बहुत लंबे समय से काम कर चुके हैं, तो उन्होंने कई, मतलब कहते हैं ना, वो घाट घाट का पानी पिया है, तो उन्होंने कई व्यवस्थाएं देखी हैं। तो उन्होंने इस बात पे मतलब संशय जताया है कि सीट बढ़ाने से, जो आप सोच रहे हैं कि आबादी के हिसाब से एक सांसद को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। देखिए, क्या है ना कि आप अगर ये चाहते हैं कि एक सांसद के मतलब आबादी के हिसाब से, जैसा आपने जिक्र किया कि आबादी के हिसाब से सांसद बिठाए जाए, आबादी बहुत ज़्यादा हो रही है, संसद की सीटें नहीं बढ़ रही, लेकिन ऐसा है क्या हमारी व्यवस्था? आप देखिए, नगर पालिका है, गाँवों के लेवल पे जो है ग्राम प्रधान से ही शुरू करते हैं, आप देखिए तो पार्षद हैं, उसके बाद से फिर नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, उसके बाद से आप आ जाइए एमएलए का सिस्टम है ना, एमएलए भी चुने जाते हैं, विधायक। उसके बाद आता है सांसद। दूसरा, सांसद का काम क्या है? क्या सांसद का ये काम है कि अपने इस क्षेत्र के 10 लाख लोगों की समस्याएं सुनना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन 10 लाख लोगों की समस्याएं 4 हिस्सों में बटे, 4 विधायकों में बटे, 5 विधायकों में बटे, और एक विधायक 2.5 लाख लोगों की समस्या सुने, ऐसा भी हो सकता है। और यही होता है अमूमन। सांसद का काम है देश के लिए जो ज़रूरी कानून है, क्योंकि वो देश की संसद में बैठता है, फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, देश की नीतियाँ कैसे होगी, सांसद का काम ये है कि अपने क्षेत्र के छोटे जनप्रतिनिधियों से जो उसको फीडबैक मिलता है, उसको वो जाके देश की संसद को बताए, देश की सरकार को बताए और वो अप्लाई करे। तो एक रोहित, बीच में आपको मैं टोक रहा हूँ, इसको लेकर मतलब विरोध काफी देखने को मिला था दक्षिण के राज्य हैं जो उनके नेताओं की तरफ से। उनका ये कहना था कि जैसे केरला हो गया, ये जो स्टेट्स है, उनका कहना था कि हमने जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करके रखा है और वो लिमिटेड है हमारे लिए। लेकिन जब हिंदी पट्टी राज्यों में अगर हम आते हैं, यूपी हो गए, बिहार हो गए, झारखंड हो गए, तमाम जो इधर हिंदी पट्टी वाले राज्य हैं, यहाँ पर जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। तो साउथ के लोगों का कहना है कि हमने तो कंट्रोल कर लिया और हमारे लिए 10 लाख पे एक, अगर मान के चलिए, एक संसद है तो हमारे लिए वो सफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे जब यूपी में आते हैं, यूपी जैसे राज्यों में, बड़े राज्यों में, तो वहाँ पे ये अनुपात जो है वो अलग सा नजर आता है। ये खतरा बहुत बड़ा भी है कि आप किसी राज्य की आबादी 40 करोड़ होगी तो उसके पास अकेले हो सकता है 200 सांसद हो जाएं। यूपी में अभी 80 सांसद हैं, जी, है ना।
तो उसकी अचानक से आबादी के हिसाब से चीज़ें बढ़ जाएंगी। और केरला हो या साउथ के और भी स्टेट हो, मेघालय, सिक्किम, असम, ये सब भी तो देखना चाहिए हमें। तो हम उन राज्यों को कहाँ रखेंगे प्रतिनिधित्व के मामले में। दूसरा, मैं अमेरिका का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1926 में जहाँ तक मुझे याद है 400 कुछ उनकी संसदीय सीटें थी। हालांकि उनकी पार्लियामेंट्री सिस्टम अलग है, वहाँ पे संसद को कांग्रेस बोलते हैं। और कांग्रेस पार्टी का नाम भी यही सब सोच के रखा भी गया था कि हम एक संसद बनाएंगे, संसद के लेवल पे। बहरहाल, तो उनकी उस समय कुछ 10 मिलियन, इस तरह से नहीं, 10 मिलियन नहीं, सॉरी मैं भूल रहा हूँ आंकड़ा, मतलब कुछ उनका आंकड़ा था उस समय। उस आबादी पे उन्होंने 400 सीटें निर्धारित की थी 1926 में। आज उनकी आबादी उससे 3 गुना हो चुकी है, लेकिन उन्होंने उसी सीट पे वो कायम है। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ। चाइना और नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर दावा किया जाता है कि तानाशाहों की सरकार है, मतलब अलग अलग मीडिया लेख, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स, अलग अलग इंटेलेक्चुअल जमात, यूनिवर्सिटी, तमाम डिबेट चलता है। नॉर्थ कोरिया का तो सब कोई जानता है, किम जोंग उन को, वो किसी के ऊपर बम कभी भी मार सकते हैं। जैसे हम लोग सो के उठ के चाय पीने का फैसला करते हैं, वो बम मारने का फैसला करते हैं। और कमोबेश ऐसा ही चाइना में भी है, हालांकि उस लेवल पे नहीं है, बट ये कहा जा सकता है कि चाइना में बाहरी मीडिया का और डेमोक्रेसी का क्या स्तर है, ये आप नहीं देख सकते या दिखा सकते। वहाँ पर सेम पैटर्न में काम किया गया है जो यहाँ पे केंद्र सरकार लाने की कोशिश। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका इरादा भी हमारी सरकार का भी इरादा वही, बस मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ। वहाँ पे भी संसद में सीटें ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर संसद में सीटें ज़्यादा हैं, 1000 सीट भी हों तो 1000 लोग बस केवल एक काम करते हैं कि जब कोई एक बड़ा नेता, सर्वोच्च नेता, यानी कि किम जोंग उन हो या इधर शी जिनपिंग हो, जब वो खड़ा होकर संसद में भाषण देता है तो वो 1000 लोग, 800 लोग ताली बजाते हैं। दूसरा, आप ये सोचिए, राज्यों की तो अपनी दुविधाएं हैं जनसंख्या को लेकर कि उत्तर प्रदेश, फिर वो जैसे अभी भी उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यूपी जिसको चाहे वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और जाहिर सी बात है, ये सही भी बात है। लेकिन दूसरी चीज़ें क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। संसद में 800 सांसद हों, 1000 सांसद हों, लेकिन आप ये सोचिए कि वक्त कितना है। वक्त आपको कितना मिलेगा? बहुत ज़्यादा बोल पाते हैं 15-20 सांसद बोल पाते हैं। तो इसमें वो छोटी पार्टियां कहाँ जाएंगी? जो इंडिपेंडेंट है वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट बिल का एक कॉन्सेप्ट होता है, प्राइवेट मेंबर जो बिल ले आ सकता है, अपने प्रस्ताव रख सकता है, तो वो कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब ये होगा कि जो पार्टी नंबर्स में बड़ी होगी, विपक्ष में भी, अभी आप देखते होंगे विपक्ष के नाम पे कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस के नेता बोलते हैं, और सपा, समाजवादी पार्टी जो 36 या 38 सीटें जिसने जीती हैं यूपी में 2024 के चुनाव में, उनको मौका मिलता है। लेकिन छोटी पार्टियां अभी इतनी सीटों में ये हाल है, तो जब 800 सीटें हो जाएंगी तो जो 400 लाएगा, जो 300 लाएगा, उसी संसद का एक डेकोरम है ना कि इतनी सीटें जिसकी आई हैं उसको, वो इतने मेंबर्स उसके, तो वो कहाँ जाएंगे? फिर छोटे दल वो किस तरह से अपने आप को आप रख पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और ये मुझे नहीं लगता कि मतलब केंद्र सरकार को इस बात का एहसास नहीं होगा, लेकिन ये सब ऐसी चीज़ें हैं, इस बारे में बहुत मतलब सोचना चाहिए। और अंतिम बात, मुझे ऐसा भी लगता है कि बजाय इसके कि हम सांसदों की सीट बढ़ा दें, हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उन सांसदों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हम अपनी संसदीय सीट देखने के लिए 2-4-5 ब्यूरोक्रेट्स बढ़ाएं। ब्यूरोक्रेट्स मतलब उनके लिए, सांसदों के लिए काम करने वाले लोग, ताकि उनको फीडबैक मिलता रहे और वो माइन्यूटली छांट के अब सांसद तक बात पहुंचाएं और वो सांसद ऊपर ले जाए। ये बेहतर हो सकता है। ये नहीं कि आप गोरखपुर में अभी 2 लोकसभा सीट है, गोरखपुर में अभी 2 लोकसभा सीट है जहाँ से योगी आदित्यनाथ आते हैं। अब मान लीजिए आबादी, एक गोरखपुर मुख्य सीट है, दूसरा बांसगांव है, अब आप उसमें आबादी के हिसाब से 3 कर देंगे तो उससे क्या बदल जाएगा? मुझे नहीं लगता। विधायक हैं 8 वहाँ पे, तो क्या विधायक नहीं समस्याएं निस्तारण कर सकते? आप सीट बढ़ा के कुछ भी हाथ, और बजट का फैक्टर भी तो है। आप बजट के बाद, और ये कांग्रेस बार बार यही कह रही है कि अगर आप सीट बढ़ाएंगे, प्रतिनिधित्व की जहां बात आती है तो उन क्षेत्रों में तो जो प्रतिनिधि है उतना ही रहेगा, क्योंकि आबादी वहां नहीं बढ़ी है। बिल्कुल अब जिन राज्यों में बढ़ी है उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो कांग्रेस और खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये लगातार ये कहते आए हैं परिसीमन बिल को लेकर कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो अभी से ये की फैक्टर हैं कि वो गद्दी जो राज्य सरकार जो चलेगी उसका फैसला लेते हैं। तो जो बजट की बात आपने कही, बजट हो या फिर जो प्रतिनिधित्व हो, ऐसे में तो ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है ये पूरा कब्जा कर लेगी पूरे सीट पर और उनको कोई हरा नहीं पाएगा, ऐसे आरोप वो लगा रहे देखिए, हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं बहुत शुरू से उपेक्षा के शिकार रहे हैं, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के कार्यकाल की तमाम आलोचना हो, लेकिन इस बात का
मतलब सारी जमात खुल के तारीफ करती है इस बात की कि कुछ उन्होंने ऐसी कोशिशें की हैं कि जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं या इलाके हैं उनको सामने लाने की। बहरहाल नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वो न केवल राजनीतिक उपेक्षा झेलते हैं बल्कि सामाजिक उपेक्षा। आप दिल्ली में चले जाइए, नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों से जो बच्चे पढ़ के आए होते हैं उनको किस तरह से बुलाया जाता है, किस तरह से अपमानित किया जाता है उनके अपने सर्कल में। जी कोई नेपाली बोलता है, कोई चाइनीज़ बोल देगा, कोई कुछ बोल देता है। तो आप एक तो उनकी आबादी वैसे ही कम है, दूसरे आप उस आधार पर जब आप देश की संसद में लोगों को बैठा रहे हैं, फिर तो हिंदी पट्टी ही रहेगी जो रहेगी। हिंदी पट्टी में उत्तर प्रदेश आ जाए, बिहार आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, कुछ हद तक झारखंड आ जाएगा, और आप चले जाइए राजस्थान भी आ जाएगा, है ना। राजस्थान की अपनी भाषा है लेकिन उसको अमूमन हिंदी पट्टी ही माना जाता है क्योंकि हिंदी से बहुत डिफरेंट भाषाएं नहीं हैं उनके पास। तो जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे तो आप जो है सीट बढ़ा देंगे, लेकिन जो राज्य, अब देखिए असम में इतनी बड़ी बाढ़ है इस वक्त। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो घुसपैठिया मामलों के विशेषज्ञ भी हैं, झारखंड में चुनाव प्रचार करने आते हैं तो तमाम बातें बोलते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिए हैं। असम में इतनी बड़ी बाढ़ है, इतने सारे लोग मतलब जो है ख़त्म, जान गंवा दिए, विस्थापित 7-8 लोग विस्थापित भी हुए, लेकिन वो खबर में ही नहीं है। कारण उसका क्या है, आप इसका पैटर्न समझिए। इसका कारण ये है कि असम की लोकसभा सीटें कम हैं। असम छोटा राज्य है। अगर वो यूपी होता जहाँ पे 80-82 सीटें हैं, है ना, 80 सीटें हैं लगभग, तो आप देखते यूपी में पूरी मीडिया की भी जमात पहुंची होती, नेता भी होते, सब कोई होता। पंजाब हो जाता या फिर कोई और ऐसा एमपी हो जाता, आप वहाँ देखिए तुरंत कवरेज मिलता है। तो सबसे बड़ा कारण है, और आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं ऐसा करके कि उनकी सीटें कम रहेंगी। फिर वही बात होगी कि छोड़ दो असम। मिजोरम के बारे में कौन पूछता है? मिजोरम में अगर कोई पार्टी हार भी जाती है तो कोई ये भी नहीं, लेकिन अगर कोई पार्टी पश्चिम बंगाल हार जाती है तो उसको 3-4 दिन तक ट्रोल करते हैं दूसरी पार्टी वाले। तो आपको ये फ़र्क समझना होगा। ये फ़र्क केवल लोकसभा सीट का है। देश की संसद में उस प्रदेश के कितने लोग बैठ रहे हैं ये इससे तय होता है। मीडिया भी इसी से तय करती है कि किसको प्राथमिकता देनी है, और सरकारें भी इसी बात पर तय करती है। और ये बिल, मेरा अपना ओपिनियन है और मेरा बहुत ठोस ओपिनियन, ये बिल उसी को बढ़ावा देने वाला है। तो हमने बात करके ये समझने की कोशिश की आखिर जो ये विवाद है परिसीमन बिल को लेकर, और जिस तरह के दावे विपक्ष कर रहे हैं और जिस तरह के दावे केंद्र सरकार कर रही है कि परिसीमन बिल आने के बाद जो चीज़ें हैं, जो मुद्दे हैं, वो धरातल से उठ पाएंगे, ये दावा केंद्र सरकार का है। वहीं विपक्ष कह रही है कि भाई ऐसे बिल लाओगे तो अनबैलेंस हो जाएगा पूरा देश, जनसंख्या कहीं बढ़ी है कहीं नहीं बढ़ी है, खासकर हिंदी पट्टी राज्य जो हैं उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो जाएगा संसद में। आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, परिसीमन बिल को लेकर? क्या परिसीमन बिल पारित होना चाहिए संसद से, या आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। इस पूरे बातचीत में हमारे साथ थे सहयोगी हमारे रोहित, कैमरे के पीछे मौजूद है अभिषेक, मैं हूँ विकास और आप देख रहे थे अर्नव। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,